आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपी ओली को दोस्तों दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया गया है। आपको बता दूं कि नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी। पूरी खबर को हम एक ही लेक्चर में बता दूंगा। देखिए बता दूंगा मैं, मतलब बता दूंगा, ओके। तो एक ही लेक्चर में हम देख लेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि इसको मुझे पहले कवर करना चाहिए था, लेकिन मैंने वेट किया। मैंने कहा रुको पहले इसका नतीजा आ जाने दो, है ना। तो इसीलिए 2-3 दिन लग गए, लेकिन अब आ गया है, सब फाइनल हो गया है। तो क्या खबर है हम लेक्चर में देखेंगे। क्या हो रहा है नेपाल में, क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो यार, ग्रोथ काफी स्लो हो गई है। थैंक यू सो मच। लगभग 5,32,000 सब्सक्राइबर हैं, बट मेरे ख्याल में 1 सेकेंड लगेगा, तो वो आपको करना है, दैट्स इट। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे। तो अब देखो नेपाल, पहले आप केपी शर्मा ओली के बारे में जान लो, ये है कौन। केपी शर्मा ओली अभी प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, हो गए दोबारा। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अब केपी शर्मा ओली की बात करें तो ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन है। भारत के एंटी इंडियन है ये, एंटी इंडिया। यस, एंटी इंडिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हां, क्योंकि भारत से बहुत, ये चाइना की तरफ ज्यादा है, भारत की तरफ कम है। प्रधानमंत्री रहे थे ये 2015 से लेकर 2016, 2015 से ही लैमलाइट में आए थे ये, जब नेपाल में वो जो इंडिया की ब्लॉकेट हुई थी ना, नेपाल में पूरा मधेशियों का जो पूरा बवाल हुआ था, ब्लॉक कर दिया था, नया संविधान आया था, वो आपको याद ही होगा। तब केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ बोला था, और भारत के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हालांकि नेपाल, भारत और नेपाल सबसे अच्छे दोस्त हैं। लगभग 80 लाख से करीब नेपाली भारत में काम करते हैं। भारत नेपाल को तो एक समय के अभी भी नेपाल अपने आप को असल हिंदू राज बोलता है। नेपाल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, गाय वहां पे पूजनीय है। नेपाल से भारत में आने आपको कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऑल वेदर फ्रेंड्स है नेपाल और भारत। आपको पता है इंडिया बहुत असिस्टेंस देता है नेपाल। लेकिन अभी क्या हुआ है, केपी शर्मा ओली जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से नेपाल जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है। नो डाउट यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। अजीब और गरीब रिमार्क्स देते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन फिर भी भारत नेपाल की हेल्प करता है। अभी हालांकि केपी ओली ने काफी क्या कहते हैं कि इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। केपी ओली अभी भारत के थोड़े करीब आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई है। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या हुई है, वही संसद में जो है, जो हाउस है, वहां पे इन्होंने मेजॉरिटी खो दी। और अगर आप मेजॉरिटी खो देते हैं यानी कि आपको इस्तीफा देना पड़ता है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि केपी ओली जो है वो 2018 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आए, सेकेंड टाइम 2018। देखिए 2015 में, मैंने अभी आपको बताया ना, 2015 में नया संविधान आया था, जिसकी वजह से मधेसी जो है, जो तराई रीजन में रहते हैं, बड़े गुस्सा हुए थे। तो केपी ओली ने उनको एक तरीके से सपोर्ट किया था, ठीक है। और जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा था, 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे इनकी इमेज को बूस्ट करने के लिए। पहला तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट, ये भारत के खिलाफ खड़े हुए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उसके बाद जो है, जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको इन्होंने अपनी पार्टी से मिला दिया। ये बहुत बहुत बड़ी जीत थी इनकी। अभी ओली जो है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये 2 पार्टी से मिलकर बनी है। जो 2 सबसे बड़ी नेपाल की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, एक में मिला लिया। तो भाई सारी चीजें खत्म, सब कुछ, सारे मतभेद खत्म, साथ में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? सितंबर से प्रॉब्लम शुरू हुई है दोस्तों, पिछले साल, जब इन्होंने अपने 5 साल पूरे कर लिए। अब दूसरी लीडर को आना था, जिसका नाम था पुष्पा कमल दहल प्रचंड। ये को चेयरमैन है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की। इनको आना था, ओली को हटना था, लेकिन ओली ने हटने से मना कर दिया। हटोगे नहीं, पार्टी वाले हटा देंगे। इसीलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ कि ठीक है तुम नहीं हटोगे। देखिए होता क्या है कि एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप है, एक लीडर है। एक लीडर ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, अब उसको हटना पड़ेगा, दूसरा लीडर आएगा। लेकिन अगर वो लीडर हटने से मना कर दे तो क्या होगा? या तो उसको मार पीट के हटाओ, ये तो कहीं का ये सही नहीं है ना, क्योंकि भाई उस ग्रुप में उस आदमी जिसको हटना है उसके सपोर्टर्स भी है ना। तो यही चीज है, कम्युनिस्ट पार्टी में केपी शर्मा ओली की भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, तो बेस्ट क्या, वोटिंग करवा लो। अगर केपी शर्मा ओली को ज्यादा वोट मिले तो आप रहना,
वोट कम मिले तो हट जाना, जिसको कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जनरल पॉलिटिक्स में यही यूज होता है। भारत में भी अगर मान लो कि जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं, अगर अपना सपोर्ट खींच लें, सपोर्ट नहीं दे तो सरकार गिर जाती है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, जिसमें 93 मेंबर्स ने ओली को सपोर्ट किया। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये हार गए थे, तो आप सुनिए, 93 मेंबर्स ने ओली को सपोर्ट किया और 124 मेंबर ने इनको अपोज कर दिया, गए काम से। दो हाउस है ना नेपाल के, नेपाल की फेडरल पार्लियामेंट है। अपर हाउस को कहते हैं नेशनल असेंबली, लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारा लोकसभा है वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो आप समझिए कि जो लोअर हाउस है उसमें इन्होंने अपना ट्रस्ट खो दिया था, ये साबित ही नहीं कर पाए थे। 93 मेंबर्स ने ओली को सपोर्ट किया, 124 ने इनको अपोज किया, जिसमें से 28 इनकी ही पार्टी के थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झालनाथ, खानल एंड माधव। समझिए, 15 न्यूट्रल थे, कुछ एब्सेंट थे। स्ट्रेंथ टोटल 267 है हाउस की। 267 में आपको कम से कम 134 वोट चाहिए प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए। तो अब यही था कि केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि अब वेकेट करने का वक्त आ गया, लेकिन वो हटे नहीं। तो सवाल यही था कि बने रहेंगे कि हटा दिए जाएंगे। तो अब जब 2 दिन पहले वोट हुआ तब 93, खाली 134 चाहिए, लेकिन सिर्फ 93 मेंबर्स ने इनको सपोर्ट किया। हार गए ओली, खो दिया वोट, ट्रस्ट खो दिया। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने पार्टी से बोला अब तो ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नहीं, तो जितने भी बाकी पार्टीज हैं थर्सडे नाइट तक, यानी कि कल तक का उनको समय दिया। कल रात 9 बजे तक की डेडलाइन थी कि आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाओ। सरकार तो बनानी पड़ेगी ना, अगर ओली प्राइम मिनिस्टर नहीं तो किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, और ये तो पार्टी चुनेगी। तो आर्टिकल 76(2) वहां पे चलता है। इसमें क्या है, ये संविधान में है नेपाल के, कि इसमें जो लीडर है उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी, लेकिन पार्टी प्रूफ कर ही नहीं पाई। आप समझ रहे हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो कोलिशन गवर्नमेंट बना ही नहीं पाई, साथ आ ही नहीं पाई। अब ऐसे में क्या होता है, आर्टिकल 76(3) के तहत अगर आप सरकार नहीं बना सकते, अगर आप पार्टी जो है वो फेल हो जाती है सरकार बनाने में, तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर था, जो पहले लीडर था, वही रहेगा। यानी कि केपी ओली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। तो समझे क्या हुआ कि केपी ओली के खिलाफ वोट हुआ, केपी ओली हार गए। जो पार्लियामेंट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग, उसमें केपी ओली को हार झेलनी पड़ी। लेकिन बाकी जो अपोजिशन पार्टी थी, भाई अगर आप हटे हो तो आप तो पार्टी बनाओ, वो बना ही नहीं पाए, वो कोलिशन गवर्नमेंट बना ही नहीं पाए, जिसकी वजह से दोबारा केपी ओली को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब केपी ओली को खाली 30 दिन दिए गए हैं, 1 महीना दिया गया है कि अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करो। जो मेन ऑपोजिशन नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं शेर बहादुर देउबा, उन्होंने यही बोला कि भैया हम तो यहाँ पे पार्टी जो है वो ऑपोजिशन को मतलब नहीं साथ में ले जा पा रहे हैं और हम मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट, हालांकि विद्या देवी भंडारी के काफी करीब माने जाते हैं केपी ओली, तो प्रेसिडेंट की रेस से ये बाहर हो गए। और जब प्रेसिडेंट की रेस से, प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर हो गए, तो केपी ओली को बना दिया गया। 16 मेंबर्स थे, जनता समाजवादी पार्टी, इनको लग्जरी होटल ले जाया गया और वहां पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखा कि वो एंटी ओली ग्रुप को ना ज्वाइन करें। ओके, तो अच्छा ये क्या हिसाब किताब है, इसमें किसी ने नहीं सोचा था कि ओली के लोग ओली को छोड़ देंगे। जो कॉमरेड्स हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, उन्होंने केपी ओली को छोड़ दिया, भगा दिया। लेकिन इनको साथ मिला महंत ठाकुर, जो कि चेयरमैन है जनता समाजवादी पार्टी। पार्टी किसी भी की भी हो, आपको सपोर्ट मिल जाए बस। आप इलेक्शन में खड़े हुए हो, आपका ग्रुप है, आपका ग्रुप ना सपोर्ट करे, दूसरा ग्रुप सपोर्ट कर दे। तो इनको सपोर्ट किया जनता समाजवादी पार्टी ने, जिसके 32 मेंबर्स है पार्लियामेंट, न्यूट्रल रहे थे। हालांकि 14 मेंबर्स न्यूट्रल रहे थे, बाकी 15 ने अगेंस्ट ओली वोट किया था। लेकिन इस बार 16 मेंबर्स को रख दिया होटल में कि ये वोट ना कर सके, एंटी ओली ग्रुप को ज्वाइन ही ना कर सके। देखिए सब पैसे का खेल है, सब कुछ होता है, पॉलिटिक्स है भैया, बहुत मुश्किल है ये। ओके, तो ये चीज थी। और दोस्तों ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल में बढ़ रहे थे तब इन्होंने उस समय
अपोज किया था इनको, लेकिन अब ओली के साथ इनका नया बॉन्ड शुरू हो गया है, ऐसा है। तो यही है रहा है, और क्या बताएं। फिर उसके बाद माधव कुमार नेपाल जो हैं, जो कि रिबेल लीडर हैं ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट ग्रुप, उनके साथ भी डिस्कशंस हुई और उन्होंने ग्रुप को परसुएड कर लिया। ठीक है, देखिए वही है कि यहां पे सब काम क्या है, काम बस ये कि बस मना लो, सबको मना लो, हमको निकालो ना। तो ओली भी लगे हुए थे कि जितने मेंबर्स को वो मना सके मना ले, ताकि उनके अगेंस्ट वोट ना हो। और फिर वही मैंने बताया ना, विद्या देवी भंडारी से इनकी क्लोजनेस है, सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है, यहां पे काफी चीजें हो रही हैं। मतलब एक साथ अगर आप नेपाल में देखेंगे, अभी अगर 1 महीने का टाइम है केपी ओली को, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस तो खो ही चुके हैं, 1 महीने के अंदर आपको कॉन्फिडेंस प्रूव करना है। अब वही है, ये होगा कैसे? फिलहाल तो ये जितनी भी पार्टीज उन्होंने बोला है कि फिलहाल ओली जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो अब देखेंगे क्या होता है। वैसे आपको बता दूं कि भारत चाइना दोनों से ही नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन है, मैंने बताया ही था। और लेकिन ओली एंटी इंडिया लगते हैं वो। अभी आपने 370 स्क्वायर किलोमीटर का काला पानी, लिपू लेक, लिम्पी धारा, ये सब नेपाल में दिखा दिया। भारत के थे ना वो एरियाज, नेपाल ने उसको अपने में ले लिया। अब ये सब ओली का कारनामा था। तो केपी ओली जो है वो भारत के बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं रहते हैं। हालांकि ओली ने चाइना से भी अभी डिस्टेंस कर लिया, ओली चाइना को भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, साइन ही नहीं की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जो कि शी जिनपिंग को इन्होंने प्रॉमिस की थी अक्टूबर में। चाइना लगातार नेपाल पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाए हुआ है, 2015 के बाद तो और प्रेजेंस बढ़ा ली है। 2006 से चाइना बहुत इंटरेस्टेड हो गया नेपाल में। एनीवे, चाइना नेपाल इंडिया का वो अलग एक टॉपिक है, उस पर हम बाद में करेंगे। फिर आप बोलेंगे सर टॉपिक से भटक जाते हो। तो ये रहा है, जो है आपके सामने मैंने बता दिया पूरा का पूरा इशू। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी वेबसाइट जाओ, विजिट करो। वेबसाइट पे काफी चीजें हमने शुरू की हैं, और अभी तो शुरुआत है। मुझे बताओ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स में लग रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।